नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है गुड मॉर्निंग टीवी में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। लगातार हम इस समय रीवा जिले की अलग-अलग विधानसभाओं के दावेदारों, नेताओं, जनप्रतिनिधियों, पार्टी के पदाधिकारियों से बात करके उनकी बातें आप तक यानी जनता तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ रीवा जिले की गुड़ विधानसभा क्षेत्र की एक बीजेपी नेत्री हैं, लगातार संघर्ष कर रही हैं और क्षेत्र में जनता के बीच भी जा रही हैं। आइए उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर उनके क्या विचार हैं, उनकी पार्टी किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव में जाएगी, इस बार उनके क्षेत्र में क्या-क्या समस्याएं हैं, कौन सी उपलब्धियां हैं जिनको लेकर वो जनता के बीच जाएंगे और जनता को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। तो बीजेपी नेत्री प्रज्ञा त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है मैडम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल तो यही कि जब 20 सालों में सत्ता के बाद आप इस बार जनता के बीच जा रही हैं और आपका पुराना एक राजनीतिक परिवार रहा है। आपके पिताजी यहाँ के एक खाटी के नेता माने जाते थे, संघर्ष उनके पर्याय माने जाते थे। अब जब आप जनता के बीच जाती हैं तो कैसा रिस्पॉन्स लोगों का रहता है? देखिए अभिषेक जी, 20 साल के शासनकाल के बाद हम जब जनता के बीच जाते हैं तो निश्चित तौर पर जो भाजपा ने विकास के काम किए हैं, उनके उन मुद्दों पर हम जनता से मिलते हैं और हमको जनता प्रोत्साहित करती है कि हाँ, भाजपा ने बहुत अच्छे काम किए हैं। रही मेरी राजनैतिक परिवार की बात, तो मेरे पिता सन 77 में वहाँ से विधायक रहे, 2 बार सांसद रहे, तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं का एक बड़ा हुजूम उनके पास है। पर मैं एक भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते वहाँ जाती हूँ, उनकी बेटी बनकर नहीं जाती हूँ। लेकिन उनका लाभ तो आपको मिल रहा है, ऐसा प्रतीत होता है आपको? देखिए, पिता का आशीर्वाद और लाभ तो हर बच्चे को हमेशा मिलता है, मुझे भी मिलता है। तो इस बार चूंकि अब जब आप चुनावी मैदान में तो नहीं कहेंगे अभी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का या किसी भी पार्टी का वहां से प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है, लेकिन आप उस क्षेत्र में काम कर रही हैं लगातार। अभी फिलहाल जो वर्तमान में विधायक हैं वो आप ही के पार्टी के हैं और पूर्व में ये कह चुके हैं कि शायद ये उनका आखिरी चुनाव है। 2018 के जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तब नागेंद्र सिंह जी ने ये कहा था जनता के बीच, मुख्यमंत्री के सामने ये भी लोग दावा करते हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। तो क्या अगर वो उनका आखिरी चुनाव होता है तो इस बार आप चुनावी मैदान पर प्रत्याशी के तौर पर देखी जा सकती हैं? देखिए, ये कहना तो बहुत कठिन होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कौन प्रत्याशी होगा ये शीर्ष नेतृत्व तय करता है। तो ये हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी और पूरी टीम तय करेगी कौन प्रत्याशी होगा। रही बात माननीय विधायक नागेंद्र सिंह जी की, तो उनके लिए भी निर्णय लेना कठिन है, क्योंकि उनका भी यह निर्णय संगठन ही लेगा कि उनको चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है। ये स्वयं वो निर्णय नहीं ले सकते। एक बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर जो जवाब मुझे जिस जवाब की उम्मीद थी वैसा ही मिला और संगठन ही सब चीज है। तो आप ये बताइए कि अब जब कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है, कांग्रेस के एक नेता से हमने पिछले इंटरव्यू में बात किया था जो कांग्रेस की ओर से कुंवर कपिध्वज सिंह है, वहां से तैयारी कर रहे हैं। उनका आरोप है कि बाहरी नेता जो हैं सबसे ज्यादा नुकसान उन्होंने किया है गुड़ विधानसभा क्षेत्र का। मतलब बाहरी नेता से मतलब ये है कि उस क्षेत्र के वो नेता नहीं है, किसी दूसरे विधानसभा से वहां पैरासूट लैंडिंग हुई और वो वहां से चुनाव लड़ने लगे। तो इसका आपके पास क्या जवाब है? देखिए, पैरासूट लैंडिंग तो भाजपा में होती नहीं है और माननीय नागेंद्र सिंह जी ने लंबे समय से उस क्षेत्र में काम किया है और इस नाते उनको जनता ने आशीर्वाद दिया है और नेता वही है जिसको जनता आशीर्वाद देती है। कोई पैरासूट लैंडिंग से आप एक बार टिकट मिल सकती है, पर वहाँ का नेता बनने के लिए जनता के बीच में विश्वास जगाना पड़ता है। वो भाजपा के प्रत्याशी जगाते हैं और नेतृत्व तो करते हैं। इसके लिए तो कपिध्वज सिंह जी को थोड़ा अपने आसपास के सराउंडिंग में देखना चाहिए। भाजपा का कार्यकर्ता पैरासूट लैंडिंग से नहीं आता। उनका कहना यह है कि बाहरी बनाम स्थानीय प्रत्याशी इस बार मुद्दा होगा। रीवा जिले में रहने वाला हर व्यक्ति और वहाँ की जनता से जुड़ा हुआ है। वो वहाँ जो चुनाव लड़ने जाएगा, वो निश्चित तौर पे जनता से जुड़ा होगा। अब वो कहाँ रहता है और कहाँ नहीं रहता, ये तय जनता को करना चाहिए, कपित्तो सिंह जी को नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है। अब आप ये बताइए मुझे लगता है। अब आप ये बताइए कि आपने बड़े ही स्पष्ट तरीके से सबका जवाब दिया है। एक सवाल ये है कि इस बार जब आप जनता के बीच जाएँगी, तो आपके पास उपलब्धियों के नाम पर अगर कुछ बड़ी बातें करें, तो सोलर पावर प्लांट की बात होती है, एक्वाडक्ट जो अभी टनल बनी है उसकी बात होती है, जो अभी हाल-फिलहाल में उसमें एक लीकेज भी हुआ है, इसकी भी बात होगी। वो कौन से बड़े मुद्दे होंगे और जनता की परेशानियाँ जो मूलभूत समस्याएँ हैं, उनको कैसे आप सॉल्व करेंगी, उनको कैसे सॉर्ट आउट करेंगी और कैसे जनता को बताएँगी कि हम ही
इस क्षेत्र का विकास कर सकते हैं, जबकि काफी लंबे समय से आपके ही हाथों में, मानी आपकी पार्टी के हाथों में कमान है? देखिए, लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में नेतृत्व कर रही है और जो जनता की मूलभूत समस्या है उसका निराकरण भी करने का प्रयास कर रही है। पर लंबे समय से जो चीज़ें नहीं थी उनको लाने में थोड़ा समय लगता है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि बच्चा जब पैदा होता है तो पहले ही दिन 20 साल का नहीं होता, उसको धीरे-धीरे बड़ा होता है। तो इतने लंबा जो विकास कार्य कभी हुए नहीं सता फिर 70 सालों में। तो 15 सालों में हमने शुरुआत की है। हमने आवास योजना दी है, हमने सिंचाई योजना दी है, हमने लाडली लक्ष्मी बहन दिया है, अभी लाडली बहना भी दिया है और हर तरह से शिक्षा में भी हमने काम किया है, हमने चिकित्सा में भी काम किया है और हम हर क्षेत्र में काम करने का प्रयास कर रहे हैं। सोलर प्लांट हम लेके ही आए हैं, आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना है। जो टनल के लीकेज की आप बात कर रहे हैं, तो टनल में लीकेज नहीं हुआ है। आप इस बात को पत्रकार होने के नाते आपको ज़्यादा अच्छे से मेरे से ज़्यादा नॉलेज है कि टनल में लीकेज नहीं हुआ है, लीकेज हुआ है उस ऊपर जो बाण सागर का बांध का पानी है, नहर है उसमें हुआ है और वो नहर भाजपा शासनकाल में नहीं बनी थी शायद, आपको याद होना चाहिए। और अब वो कैसे बनी थी और क्यों लीकेज हुआ इसका जवाब तो जिन्होंने बनाया था उनको देना उचित होगा। तो ये भी कांग्रेस के ऊपर ही मर दिया है कि हमारे शासनकाल में नहीं बना था। बड़े जोर शोर से इसका प्रचार प्रसार भी हुआ था कि ये एक ऐसी विश्व स्तरीय टनल है जिसके ऊपर रोड है, फिर नहर है और उसके बाद ये एक्वाडक्ट टनल बनाई गई है। तो इसका तो ध्यान दोनों ही पार्टियों को रखना चाहिए। फिलहाल जी जी नहीं, बताइए। देखिए ऐसा नहीं है, टनल बनाने में और टनल में ना कोई दिक्कत है ना आने वाली है। हल्का लीकेज जो हुआ वो नहर में हुआ और किस कारण से हुआ उसको तो इंजीनियर्स बता पाएंगे, पर वो नहर जो है वो हमने नहीं बनाई थी, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है। तो एक सवाल ये है कि अब जब आप चुनावी मैदान पर या चुनावी माहौल में मैदान में घूम रही हैं, तब लोगों के बीच क्या चीजें लेकर जा रही हैं? कौन सी ऐसी उपलब्धियां हैं जो लोगों को बता रही हैं, और कौन से ऐसे सपने हैं जो लोगों को दिखा रही हैं कि अगर हमारी फिर से सरकार बनती है या आप वहां से चुनी जाती हैं, अगर भविष्य में ऐसा होता है, तो किस किन चीजों को लेकर आप वहां पहुंचेंगी? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते जो भारतीय जनता पार्टी ने विकास के काम किए हैं उन मुद्दों को लेकर, चाहे वो सड़कों का जाल हो, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे वह स्वास्थ्य व्यवस्था हो या हमारी आवास व्यवस्था हो, हमारी शौचालय व्यवस्था हो, उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान कार्ड है, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, लाडली लक्ष्मी योजना है और अभी हमारी लाडली बहना योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी के सपनों की एक बड़ा योजना थी जिससे हमारी लाखों लाख बहनें लाभान्वित हुई हैं। हम उनको लेकर उन योजनाओं को लेकर समाज में जा रहे हैं और हमें जनता का संपूर्ण आशीर्वाद मिल रहा है और इन योजनाओं के माध्यम से जो लोग छूट गए हैं उनको हम आगे करने का प्रयास करेंगे। सब मुद्दे जो भारतीय जनता पार्टी बताती है, लाडली लक्ष्मी लाडली बहना योजना, कांग्रेस भी इसी तरह के कुछ बातें करती है, नारी सम्मान योजना के रूप में, 450 या 500 रुपए में गैस सिलेंडर के रूप में, बिजली का बिल हाफ करने के रूप में। तो इनका आप कैसे जवाब देना चाहेंगी, अगर जनता ऐसा ऐसा कुछ सवाल रखती है आपके ऊपर कि अगर हमने जनता कांग्रेस के ऊपर भरोसा किया तो हमें ये सब तो भी मिलेगा? देखिए, जनता बहुत समझदार है और 15 महीनों का शासनकाल देख लिया है। माननीय शिवराज जी की आवास योजना इन्होंने बंद कर दी थी, संबल योजना इन्होंने बंद कर दी थी और जहाँ ये सत्ता पे है राजस्थान में इन्होंने क्यों नहीं दे दिया नारी सम्मान का पैसा? 1500 रुपए का सपना मध्य प्रदेश में दिखाया, मध्य प्रदेश में फॉर्म भरवाया, राजस्थान में नहीं दे पाए। 500 का सिलेंडर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं दे रहे हैं? ये केवल जनता को भटकाने का काम करते हैं और आपने देखा कि इन्होंने कहा था कि हम सरकार में आएंगे हम किसानों का कर्ज माफी कर देंगे और आज लाखों किसान डिफॉल्टर घोषित हो गए हैं। तो कांग्रेस पर अब जनता का कोई विश्वास नहीं है, कुछ भी कह सकती है, पर करके जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं, इसका हमने जनता पर विश्वास जताया है और आने वाले समय पर भी हमारा यह विश्वास है कि हम जनता के लिए काम करेंगे। देखिए, राजनीति हमारे लिए कोई वो नहीं है, पेशा नहीं है, कांग्रेस उसको पेशे की तरह काम करती है। ये हमारे लिए सेवा का भाव है, ये हमारे लिए समर्पण का भाव है, ये हमारे लिए त्याग का भाव है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम सब जनता की सेवा के लिए तत्पर हैं। इस समय पूरे मध्य प्रदेश में एक मुद्दा है, और लोगों के बीच भी यह बात है कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो घोषणाएं कर रहे हैं और लगातार बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं जिला बनाने की। और आज ही हाल फिलहाल की बात है कि मैहर को भी जिला बना दिया गया है, बना देने की घोषणा हो चुकी है। मऊगंज
जिले के रूप में स्वरूप में आ चुका है। आपको लगता है कि ये सब चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि जो कथित सर्वे की बात की जा रही थी, जहाँ जी ये बताया जाता है कि बीजेपी पिछड़ रही है, वही बैकअप करने के लिए, वही सब चीज़ें लोगों का भरोसा फिर से जीतने के लिए ऐसा शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री है वो कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। जनता की मांग पर जो जनता की आवश्यकता है उसकी पूर्ति करना किसी भी मुखिया का की जिम्मेदारी होती है, उसको माननीय शिवराज सिंह जी निभा रहे हैं। किसी प्रलोभन के लिए या किसी सर्वे के लिए नहीं कर रहे हैं। और सर्वे तो आप ही लोग कर रहे हैं। आपको ज्यादा अच्छे से ग्राउंड रिपोर्ट मालूम है कि आज बच्चा बच्चा भाजपा की जय बोलने के लिए तैयार है। हर घर कमल खिलेगा, यह तय हो चुका है। कोई भी जो सर्वे आप दिखा रहे हैं, मुझे नहीं लगता उन सर्वे का कोई वो है। आप चूंकि संगठन से भी जुड़ी हुई हैं और इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में, कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं, संगठन उनका दावा है कि हमने बहुत मजबूत कर लिया है। और एक दावा ये भी है कि इस बार रीवा में, जो कि 2018 में 8 की 8 सीट, अब तो मऊगंज भी हो गया है तो 2 सीट वहां चली गई हैं, तमाम सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई। लेकिन उनका है कहना, ये है दावा, ये है कि अब हमारा संगठन भी मजबूत हो गया है और भारतीय जनता पार्टी के शासन से लोग अब ऊब चुके हैं, एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं, तो अब हमारी सीटें बढ़ेंगी। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि इस बार कुछ, क्योंकि बीजेपी के पास, कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और आपके पास बहुत सारा चीज है? देखिए, मैं ये बहुत विश्वास के साथ और जनता के दम पर ये बात कहती हूँ कि हम पुनः 8 की 8 सीट जीत कर आएंगे। माननीय वी.डी. शर्मा जी के नेतृत्व में संगठन बूथ तक पहुंच चुका है और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, उसकी संकल्पना के आधार पर कांग्रेस कभी खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि हम व्यक्ति विशेष पर काम नहीं करते। हमारे लिए कमल का फूल ही हमारा चुनाव चिन्ह है, हमारा प्रत्याशी होता है। और हमारे यहाँ जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने आह्वान कर दिया या जो आदेश दे दिया, उसको हमारा बूथ का कार्यकर्ता तक करता है। किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं करता और कांग्रेस में इसके अपोजिट है। कौन सा संगठन काम कर रहा है? कमलनाथ जी का संगठन काम कर रहा है कि माननीय दिग्विजय सिंह जी का संगठन काम कर रहा है कि माननीय कमलेश्वर पटेल जी का संगठन काम कर रहा है या राहुल भैया का, जो राहुल गांधी जी हैं उनका संगठन काम कर रहा है? ये तो अब आपको तय करना पड़ेगा। पर हमारे यहाँ किसी का संगठन नहीं है, केवल भारतीय जनता पार्टी का संगठन है जो बूथ तक काम कर रहा है। और अभी आपको जानकारी भी होगी, हमने पूरे 64,000 बूथों तक हमने कार्यकारिणी बनाने का काम किया। हमारे हर बूथ की कमेटी बन चुकी है, जिसकी हम प्रति माह बैठक भी करते हैं। तो हम तो नीचे तक काम करने वाले लोग हैं। हम तो ठाकरे जी के का संगठन है ये। और अभी वी.डी. शर्मा जी ने इसको और बहुत बृहद रूप पे उसको नीचे स्तर तक पहुंचाने का काम किया है। तो इसलिए संगठन के बारे में तो मैं नहीं कह सकती कि उनका संगठन हमसे मजबूत हो सकता है। ने कहा कि किसका संगठन काम कर रहा है, आशय था गुटबाजी से, जो कांग्रेस की एक परंपरा रही है, रिवायत रही है। लेकिन अब अगर हम रीवा जिले की राजनीति की बात करें, तो लोगों को ये लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी में भी गुटबाजी जैसे चीज आ गई है। कई नेता, कुछ नेता के करीबी हैं, कुछ लोग कई नेता से दूर हैं। तो इन सवालों पर आपका क्या जवाब होगा, जबकि ऐसी चीजें जो कांग्रेस की हैं वो बीजेपी में आ रही हैं? जो जी। बिल्कुल नहीं आ रही हैं। हमारे यहाँ कोई भी गुटबाजी नहीं है। हमारे यहाँ सभी कार्यकर्ता हैं, नेता हमारे यहाँ होता ही नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में सब कार्यकर्ता और कार्यकर्ता भाव से संगठन के लिए काम करने वाले लोग हैं। रही व्यक्ति विशेष की बात, आप जो कह रहे हैं कि कोई किसी का खास है, तो ये तो पांचों उंगली कभी बराबर नहीं होती हैं। और परिवार में भी जो हम 4 भाई होते हैं, तो किसी 2 भाई की ज़्यादा पड़ती है, 2 भाई की कम पड़ती है। पर जब परिवार की बात आती है तो चारों भाई एक साथ खड़े नज़र आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का वो परिवार है, जो एकजुट होकर काम करता है और संगठन को सर्वोपरि मानकर काम करता है। एक सवाल लोगों के मन में आया जब 8 की 8 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गईं और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी प्रदेश में, तब यहाँ नेतृत्व की बात आई और ये माना गया कि इस क्षेत्र को उतना नेतृत्व नहीं दिया गया जितना कि यहाँ का योगदान रहा। चली चला के बेला में जब ये सरकार अब पूरी होने वाली है, विधानसभा पूरी होने वाली है, ऐसे में फिर राजेंद्र शुक्ला जी एक बार फिर से मंत्री बनाए जाते हैं, तो लोगों के मन में ये सवाल क्यों ना उठे कि ये केवल विंध्य क्षेत्र की जनता को एक लॉलीपॉप के रूप में, एक बहलाने के लिए इस तरह का प्रयास किया गया है बीजेपी के द्वारा, शिवराज सरकार के द्वारा? देखिए, इस बात का तो मैं आपकी खंडन करती हूँ। 8 की 8 सीटें हमने दी थी, तो हमें सर्वोच्च पद के रूप में माननीय विधानसभा अध्यक्ष के रूप में आदरणीय गिरीश गौतम जी का नेतृत्व प्राप्त हुआ था, जो
सदन में सबसे बड़ा पद है, आप सबको जानकारी है। और चला चली की वेला में नहीं, माननीय राजेंद्र शुक्ला जी जनता की डिमांड थे और संगठन को आवश्यक जब लगा तब उन्होंने मंत्री उनको बना दिया। इसमें आपको कुछ भी ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि ये लोगों को बहलाने के लिए? देखिए, लोगों को बहलाने का काम हम करते ही नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल सत्य पर और अपन जो रिजल्ट पर बात करती है। बहलाने फुसलाने का काम कांग्रेस का। आप गुड़ विधानसभा क्षेत्र से इस समय संघर्ष कर रही हैं, लोगों के बीच जा रही हैं, कैसी तैयारी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते जहाँ संगठन आदेश करता है वहाँ उपस्थित होती हूँ। बाकी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तैयारी 24 घंटे हर जगह से होती है और जो संगठन का आदेश होगा वो करेंगे। अपनी दावेदारी प्रस्तुत की नेतृत्व के सामने कि मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ? भारतीय जनता पार्टी में दावेदारी प्रस्तुत करने जैसा कोई विषय नहीं होता। संगठन का शीर्ष नेतृत्व आपकी योग्यता अनुसार, आपके व्यवहार अनुसार, आपकी जब जहाँ आवश्यकता होती है उस हिसाब से दायित्व उसको सौंप देता है। गुड़ विधानसभा क्षेत्र में घूमते हुए आपको क्या महसूस हुआ कि इस क्षेत्र में किस फील्ड में काम करने की जरूरत है, ज्यादा काम करने की जरूरत है? देखिए, गुड़ विधानसभा में ही नहीं, पूरे रीवा जिले में अभी मैं एक स्वास्थ्य सेवा यात्रा के माध्यम से घूम रही हूँ। हमारे पिताजी की 10वीं पुण्यतिथि थी और हमारे पिताजी ने एक महाविद्यालय की स्थापना की थी 2008 में। सौदामिनी सेवा संस्थान के माध्यम से हमारा नर्सिंग महाविद्यालय चलता, तो उनकी 10वीं पुण्यतिथि में हम सब ने विचार किया कि चूंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने एक हमारे पास वो है, तो हम पूरे यहाँ स्वास्थ्य सेवा यात्रा करेंगे और एनीमिया की जांच करेंगे। तो अभी हम लोग पूरे रीवा को एनीमिया मुक्त करने के लिए पूरे जिले में काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमें मूलभूत आवश्यकताएं हमने सभी कुछ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नाते उपलब्ध करा दी है, चाहे वो सड़कों का जाल हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे चिकित्सा की बात हो, आवास की बात हो। हाँ, थोड़ी सी कमी जो है वह हमारे यहाँ अभी जागरूकता की है। आज भी हम रूढ़िवादिता के चक्कर पर बहुत अच्छे से अपने स्वास्थ्य के लिए या अपनी शिक्षा के लिए जितना हमें जागरूक होना चाहिए उतना हम नहीं है। तो आने वाले समय में हमारे नौजवान भी और बहन और बेटियां भी अपने स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति जागरूक हो, इस दिशा पे काम करूंगी। तो स्वास्थ्य और चिकित्सा के प्रति ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, कुछ जागरूकता की कमी है, उसको आप पूरा करना चाहती हैं। ये हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की नेत्री प्रज्ञा त्रिपाठी थी। आपके पिता स्वर्गीय चंद्रमण त्रिपाठी जी कई वर्षों तक यहाँ नेतृत्व किया है सांसद के रूप में और विधानसभा में 1977 में विधायक के रूप में। इस बार अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, नेतृत्व है, आपको कौन सी जिम्मेदारी से नवाजता है। अगर प्रत्याशी के तौर पर बनाया जाता है तो आपने बताया कि हमारी तैयारी या संगठन की तैयारी हमेशा ही हर विधानसभा से होती है। तो हमसे बात करने के लिए और अपने विचार खुलकर प्रस्तुत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी तरह के तमाम खबरों इंटरव्यूज के लिए बने रहें गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। फिर मिलेंगे किसी नए दावेदार, किसी नए नेता, किसी नए जनप्रतिनिधि से और आपसे रूबरू करवाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।